हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज कैसे होता है और अगर डायबिटीज हो जाए तो आपको उसको कैसे ठीक करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब चीजों के ऊपर बात करेंगे कि डायबिटीज क्यों इतना जरूरी है और क्या रीजन है कि आपको टाइमली डायबिटीज को ठीक करना और दिखाना जरूरी है। तो ये जानते हैं डायबिटीज क्या है। वैसे तो डायबिटीज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर कई सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारा कंटेंट है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों में से एक है डायबिटीज मेलाइटस। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, सब जगह देखोगे तो सबसे ज्यादा डायबिटीज है, जो कि हर 10 में से 5 इंसान को डायबिटीज है। तो इसलिए जरूरी है जानना कि डायबिटीज क्या होता है। तो देखते हैं व्हाट इज डायबिटीज। So diabetes mellitus is a group of metabolic disorder due to which blood glucose level increases in blood and which is known as hyperglycemia। मतलब कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर आपका जो ब्लड ग्लूकोज होता है, हम सबके ब्लड में नॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है, लेकिन जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा आपके ब्लड में हो जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटिस। क्या रीजन होता है कि ब्लड ग्लूकोज आपके बॉडी में या आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए? तो आइए जानते हैं रीजंस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन है पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। अब जानते हैं पेनक्रियास का काम क्या है। पेनक्रियास एक ऑर्गन है जो कि हमारे एब्डोमेन के पास पाया जाता है, स्टमक के पास। और पेनक्रियास में होते हैं बीटा सेल्स। इन बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास के द्वारा सेक्रेट होता है। अब बीटा सेल्स के अंदर पाए जाते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, जहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। और इंसुलिन का काम होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, तो आपका जो पेनक्रियास होता है वो सेंसिटाइज हो जाता है, उसे एकदम से पता चलता है कि नाउ इट्स अ टाइम टू रिलीज इंसुलिन। तो पेनक्रियास एकदम से इंसुलिन को रिलीज कर देता है। अगर ये इंसुलिन टाइमली रिलीज हो जाता है तो बॉडी में एक नॉर्मल मैकेनिज्म बना रहता है और उस मरीज को या उस इंसान को डायबिटीज का कोई खतरा नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता। और जब ये इंसुलिन रिलीज नहीं होता क्योंकि आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स ने इसे रिलीज नहीं करा, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि पहला रीजन ये है कि पेनक्रियाज ने इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करा। अब जानते हैं दूसरा रीजन क्या हो सकता है। दूसरा एक ये रीजन हो सकता है कि पेनक्रियाज ने इंसुलिन तो प्रोड्यूस करा, मगर आपकी बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। बॉडी को पता ही नहीं था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना था। पेनक्रियाज अपना काम कर रहा था। पेनक्रियाज ने जैसे ही देखा कि आपने कुछ खाया, आपका लेवल ऑफ ग्लूकोज बढ़ा, तो पेनक्रियाज ने तुरंत उसे सेंसिटाइज करके इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया। नाउ आपकी बॉडी को नहीं पता कि अब इसे यूटिलाइज कहाँ करना है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज क्या है। तो ब्रॉडली हमारे पास दो तरीके के डायबिटीज होते हैं, जो कि डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस बहुत ही कॉमन है, हर आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? जहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंसुलिन। जैसा कि अभी हमने बात करी कि जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जहां पे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है, बट किडनी जो होती है वो ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पा रही होती। अब किडनी का काम क्या है? बॉडी में जितनी भी एक्सेस अमाउंट ऑफ चीजें होती है, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनको फिल्टर करना और जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है उन्हें एब्जॉर्ब करना, और जो जरूरी नहीं है उन्हें यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि किडनी ग्लूकोज को फिल्टर नहीं कर पा रही होती, तो जिस वजह से ये डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। तो ये एक दूसरे टाइप का डायबिटीज है। अब बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस की ही। डायबिटीज मेलाइटस क्योंकि बहुत कॉमन है तो इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि है आईडीडीएम, एनआईडीडीएम, जीडीएम एंड जुवेनाइल। तो आईडीडीएम का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो कि इंसुलिन पर डिपेंड है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जीडीएम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एंड जुवेनाइल। जुवेनाइल मतलब कि सिंस बर्थ। तो बात करते हैं कि जीडीएम क्या है। जीडीएम का मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब कि उन फीमेल्स में
जो कि पहले से जिन्हें ना तो डायबिटीज था ना हाइपरटेंशन था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान जिनको एकदम से डायबिटीज डायग्नोस होता है, एंड मेनली ये आपके 5th to 6 मंथ पे इसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान इन फीमेल्स को डायबिटीज होता है। तो इस तरीके के डायबिटीज को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद ये डायबिटीज अपने आप रिवर्ट भी हो जाता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार के डायबिटीज को हम बोलते हैं जीडीएम। और इसके बाद आता है जुवेनाइल डायबिटीज। तो जुवेनाइल मतलब कि जो पैदाइश से, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऐसी माताओं से पैदा हुए होते हैं जिन्हें जीडीएम है, तो उन बच्चों में उनकी पैदाइश से ही डायबिटीज होता है, तो उनको बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज। तो आपने देखे भी होंगे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन से, लाइक जब से पैदा हुए हैं तब से ही दवाइयों पर हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हम बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटिक। इसके बाद आते हैं रिस्क फैक्टर्स कि कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिनको रिस्क है कि उन्हें डायबिटीज हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स में दो तरीके के रिस्क फैक्टर्स आते हैं, एक होता है मॉडिफाइबल और एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल का मतलब है जिनको आप ठीक कर सकते हो, जो मॉडिफाई हो सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो होते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, जो आपने एक बार जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मॉडिफाइबल में सबसे पहला आता है डाइट। डाइट आप ठीक कर सकते हैं क्योंकि डाइट जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है डायबिटीज से। आप किस प्रकार की डाइट खा रहे हैं इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है डायबिटीज के ऊपर। तो डाइट हो गई, ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी स्पेशली जो आपकी पेरी एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, जो पेट के इर्द गिर्द मोटापा होता है, मेनली वो जो होता है वो डायबिटीज ज्यादा कॉज करता है। और लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल जैसे कि अगर आपका ऐसा काम है कि जहां आपको दिन में कम से कम लाइक 8 से 10 घंटे सिर्फ बैठा रहना है, आप स्टूडेंट हो, आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं है, या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी नहीं है, तो वो लोग ज्यादा रिस्क पे होते हैं डायबिटीज के। आपका डेस्क जॉब है, तो ऐसी वाली कंडीशन में ज्यादा चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है। लेकिन ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको हम टाइमली ठीक कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में आता है एज, जैसे कि एज को आप ठीक नहीं कर सकते, एंड एज अगर आपकी एज मोर देन 40-45 ईयर्स है तो आप रिस्क पे हो डायबिटीज के। जैसे जैसे एज बढ़ती है डायबिटीज का रिस्क बढ़ता चला जाता है। जेनेटिक्स, सपोज आपके जीन्स में थे डायबिटिक जीन्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स को या आपके घर में किसी अंकल या आंट को किसी को डायबिटीज था, तो देयर आर चांसेस कि आपके जीन्स में भी वो डायबिटिक जीन्स हो, तो इसलिए चांसेस बढ़ जाते हैं। एथेनिसिटी, तो एथेनिसिटी की बात करें तो मेनली आपके जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वहां पे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ज्यादा डायबिटीज पाया जाता है। एंड हाइपरटेंशन, अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है सो द चांसेस ऑफ डायबिटीज आर क्वाइट मच हायर। तो इसलिए आपको देखने की जरूरत है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो जरूरी है कि आप उसकी स्क्रीनिंग डायबिटीज के लिए भी कराएं। अब बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, मतलब कि ये होता कैसे है, ऐसा क्या हो रहा होता है शरीर के अंदर कि ये डायबिटीज कॉज कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे दो डायग्राम्स बने हुए हैं, एक है नॉर्मल सेल। सो ये आपका नॉर्मल पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज में आप ये येलो येलो स्पॉट्स देख रहे हैं, ये बीटा सेल्स है। तो इन बीटा सेल्स का काम है इंसुलिन को स्टोर करना एंड जब जरूरत होती है तब उसे रिलीज करना। तो जैसे ही आपने कुछ खाना खाया ये अपने आप उसे रिलीज कर देता है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पेनक्रियास है इनको टी सेल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जो बीटा सेल्स है येलो वाले, इनको ग्रीन कलर के ये टी सेल्स है, इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे ही आप कुछ खाते हो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, इंसुलिन रिलीज होना चाहिए था, बट बिकॉज ये आपके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड है तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। तो जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका ब्लड ग्लूकोज वैल्यू बढ़ा हुआ ही रहेगा, और ये जितना भी अमाउंट ऑफ शुगर और ग्लूकोज है ये आपके ब्लड में रहेगा, तो जिससे कि पेशेंट को डायबिटीज रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि कैसे आप घर पे ही पता लगा सकते हो, या फिर अगर आपको है तो आप खुद भी पता लगा सकते हो कि मुझे डायबिटीज तो नहीं है, या घर में किसी और को हो रहा है। तो जानना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिए देयर आर 3 P's। 3 P's जिसको हम ट्रायड ऑफ डायबिटीज भी बोलते हैं। ट्रायड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ट्रायंगल बन रहा है। तो 3 P's हमेशा हम याद रख सकते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्यास लगना,
जैसे अगर जनरली आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हो, तो अगर डायबिटीज है या फिर अगर आपको डायबिटीज हो रहा है या कोई मरीज है, तो उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, लाइक वो 4 से 5 लीटर पानी भी पी सकता है। पॉलीयूरिया, उसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगा, बार बार उसे यूरिन जाने का अर्ज होगा, तो उसे बहुत ही फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। एंड पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लगना, जैसे अगर आप दिन में 3 से 4 मील ही लेते हो, तो लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान होना, ब्लर्ड विजन मतलब कि धुंधला नजर आना, चीजें साफ ना दिखना, और वेट लॉस। वेट लॉस कैसा, जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है, मतलब कि आप कुछ एक्स्ट्रा डाइटिंग नहीं कर रहे, आप एक्स्ट्रा जिमिंग नहीं कर रहे, आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके शरीर में एक अनइंटेंशनल वेट लॉस है, तो वेट लॉस भी एक साइन हो सकता है डायबिटीज का। वीकनेस रहना, हर समय थकान रहना, चिड़चिड़ाहट रहना, नमनेस इन फीट एंड हैंड, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि पैरों में सुन्न हो गया या पैरों में चींटी काट रही है, नमनेस टाइप का। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे कि आप सोच सकते हो कि अगर ये सब किसी के शरीर में है, या पेशेंट आपको बता रहा है, या आपको खुद हो रहा है, तो आप आगे इन्वेस्टिगेशंस के लिए किसी को बता भी सकते हो कि आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो हमेशा याद रखिए 3 P's, जो कि है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीफेजिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। अगर किसी को सपोज ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे, अब मेरा नेक्स्ट काम है टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन हमारे पास 3 तरीके की होती है, इससे आप पता लगा सकते हो कि कोई डायबिटिक है या नहीं। सबसे पहला है आरबीएस, जिसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर। तो रैंडम ब्लड शुगर का मतलब है रैंडम, मतलब कि किसी भी समय, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, इसमें इस चीज का कोई भी रेलेवेंस नहीं है, आप कभी भी मरीज का आरबीएस कर सकते हो। और जो सबसे कॉमन डिवाइस है जिससे हम आरबीएस करते हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोमीटर। तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों से डेली यूज भी करते होंगे, आपने देखा भी होगा, आपको पता होगा, आपके घरों में भी होगा। तो ग्लूकोमीटर बहुत इजी है यूज करना। आप पेशेंट की फिंगर पे क्लीन करें, प्रिक करें, उसमें जो भी ब्लड का ड्रॉप आता है उसको अपने ग्लूकोमीटर स्ट्रिप पे ले और उस स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर में लगा दें। लगाने के बाद आपको वैल्यू मिलती है। अगर आपकी वैल्यू 70 से 140 mg पर डीएल है, दैट मीन्स ये नॉर्मल है। अगर इससे बहुत ज्यादा है तो पेशेंट को डायबिटीज होने का खतरा है। अगर इससे बहुत कम है तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। देन आता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग का मतलब ही है कि पेशेंट को कम से कम 6 से 8 घंटे की फास्टिंग करानी है। तो आप बोल सकते हो जैसे कि रात में 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक फास्टिंग, और उसके बाद आप पेशेंट को बुला सकते हो। और ग्रे कलर की जो वाइल होती है, इसमें फास्टिंग का सैंपल लिया जाता है, और इसकी वैल्यू 100 mg पर डीएल से कम आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 100 mg पर डीएल से कम है, दैट मीन्स आपका पेशेंट एकदम ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो डायबिटीज का खतरा है। इसके बाद आता है एक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं HbA1c, जिसमें कि आप ग्लाइकोसाइलेटेड एचबी देखते हो, मतलब कि आपके हीमोग्लोबिन कितना लिंक्ड है ग्लूकोज या शुगर के साथ। तो ये जो टेस्ट होता है, ये आपको पिछले 3 से 6 महीने की रीडिंग दे देता है डायबिटीज की। सपोज आपको पिछले 6 महीने से डायबिटीज है, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो अगर आप अपना HbA1c कराते हो, तो ये आपको बता देगा कि पिछले 6 महीने में क्या क्या आपकी वैल्यूज थी, मतलब कितना आपका हीमोग्लोबिन लिंक था ग्लूकोज के साथ। तो इसकी वैल्यू आपकी 5.7% से कम आनी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू आती है 5.7 to 6.5, तो आप प्री डायबिटिक हो, और अगर उससे ज्यादा है तो आपको डायबिटीज कंफर्म है। अब बात करते हैं कंफर्मेशन की, कि कैसे आप किसी को कंफर्म करोगे कि यस यू आर अ कंफर्म केस ऑफ डायबिटीज। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ADA, अगर आपका आरबीएस मोर देन 200 है ऑन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, लाइक आपने आज करा, फिर कल करके देखा, परसों करके देखा, और हर बार आपको मिल रहा है कि पेशेंट में सारे साइन एंड सिम्टम्स है, और आरबीएस जो है वो मोर देन 200 mg पर डीएल है, तो इट इज अ कंफर्म केस ऑफ डायबिटीज। अनदर कंफर्मेशन आप ले सकते हो HbA1c से। आपने सैंपल भेजा और आपको मिला कि पेशेंट का HbA1c इज मोर देन 6.5%, तो दैट मीन्स अगेन इट्स कंफर्मेशन केस ऑफ डायबिटीज। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट हो सकता है 2 तरीके से, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स हम कोई भी फार्मा, मतलब कि दवाइयों का यूज नहीं कर रहे। सबसे पहला ट्रीटमेंट हम पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कराते हैं, कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करोगे, तो लाइक
20% तक केसेस ऐसे रिसर्चेस में पाए गए हैं कि 20% तक केसेस ओनली अगर आप अपना आइडियल वेट लॉस कर लेते हो, आपने आइडियल वेट पे आ जाते हो, तो उससे ही आपके बहुत सारे केसेस रिवर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला है डाइट। तो डाइट कंट्रोल हम हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स को बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट कम लेना है आपको, लाइक रिफाइंड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली जैसे कि मैदा हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ये सब चीजों को डाइट में बिल्कुल बंद करना है। नो आर्टिफिशियल स्वीटनेस, बिकॉज ये सब क्या करते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज करते हैं एंड इंसुलिन प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। देन एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इंसुलिन रिलीज होता है, एंड इंसुलिन जब रिलीज होगा तो यही आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखेगा, तो इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल पीने के लिए हम बिल्कुल मना करते हैं, बिकॉज अल्कोहल इंसुलिन को कम कर देता है। ऑलरेडी आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और जो थोड़ा बहुत हो रहा होता है वो अल्कोहल पीने की वजह से वो भी नहीं होता है, तो इसलिए आप अल्कोहल बिल्कुल बंद करोगे। एंड वेट कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका वेट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो वेट बढ़ने की वजह से क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी डायबिटीज ज्यादा होने का खतरा है। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से मॉडिफिकेशन करें। अगर इससे भी पेशेंट को आराम नहीं आता, तो नेक्स्ट हम जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जहां पे हमारे पास दो तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ओएचएस एंड इंसुलिन। ओएचए का मतलब होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मतलब कि जो मुंह से खाने वाली दवाइयां हैं। शुरुआती दौर में हम बहुत सारे पेशेंट्स को ओएचएस पे डालते हैं, जैसे कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, आपने मुंह से खाने के लिए कुछ दवाइयां दे दी या गोली दे दी, लेकिन हर एक पेशेंट ओएचए पे नहीं ट्रीट हो सकता, तो इसलिए कई पेशेंट्स को हम इंसुलिन से ही ठीक करते हैं। इंसुलिन बहुत कॉमन है, इंजेक्शन होता है, आजकल पेन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इंसुलिन पे मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल में ऑलरेडी डाला हुआ है, सो मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से उस लिंक को उठा सकते हैं और इंसुलिन का वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो में आप देखेंगे कि बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, इंसुलिन कैसे लगाना है, कैसे स्टोर करना है, किस किस टाइप का आता है, तो आप इंसुलिन वीडियो के लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिए। देन आते हैं कॉम्प्लिकेशन की। हमने इतनी देर से बात करी कि डायबिटीज एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, अगर आप इसे नहीं टाइम से ठीक करेंगे तो इसके साथ और भी कई सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो क्यों जरूरी है डायबिटीज को ट्रीट करना? डायबिटीज को ट्रीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए इसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल है, जिनको ठीक नहीं करा जा सकता, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक मतलब है ब्रेन अटैक, पेशेंट को आपने आंखें खराब हो जाना, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी मतलब कि नसों का खराब हो जाना, किडनी का खराब हो जाना, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाना, तो ये सब एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि और बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देती हैं, तो इसलिए जरूरी है कि डायबिटीज को टाइम से ठीक करा जाए। एक बहुत ही कॉमन कहावत है डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज जो है वो सच में एक शुगर की बीमारी है, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डायबिटीज से बचना है और बाकी सब बीमारियों को अपने से दूर करना है। नेक्स्ट आता है फुट केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुट केयर के बारे में जानना, क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में कई बार फुट केयर को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और अगर इनमें छोटा सा भी चोट लग जाती है तो ये अल्सर बना देता है और ये डायबिटिक फुट बना देता है, और कई बार मरीजों को या तो हमें पैर काटना पड़ जाता है, या फिर ये अल्सर या ये डायबिटिक फुट इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से कई सारे मरीजों की डेथ भी हो चुकी है। तो इसलिए जरूरी है कि फुट केयर के ऊपर ध्यान देना। तो आइए देखते हैं जल्दी से कि फुट केयर क्या है। सबसे पहले है कि अपने पैरों को डेली चेक करें, इसमें कोई भी चेंज तो नहीं आ रहा, स्किन का कलर नीला तो नहीं पड़ रहा, कहीं पे कोई कट तो नहीं है, कोई छाला तो नहीं है, कहीं हार्ड तो नहीं हो रहा। अपने पैरों को रोज साफ करें, अच्छे से गर्म पानी से साफ करके, और पैरों में आप हमेशा बॉडी लोशन लगाएं। लोशन लगाने के बाद हमेशा ध्यान रखें कि जो टो स्पेसेस होते हैं, जो आपके उंगलियों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उनको हमेशा ड्राई रखें, वहां पे हमेशा पाउडर वगैरह लगा के रखें, उन्हें मॉइस्ट ना रखें, क्योंकि अगर वो मॉइस्ट रहेगा तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमेशा उन जगहों को मॉइस्ट ना रहने दें, उनको ड्राई रखें। हमेशा अच्छे आप, अगर आपके पैरों में कोई भी कॉर्न हो रहा है, हार्ड स्किन हो रही है, तो डॉक्टर को बताएं। अपने अच्छे नेल कटर का यूज करें, नेल से हमेशा स्ट्रेट काटें और हमेशा फाइलर के साथ उन्हें फाइल करें। ऐसा ना हो कि आप कोई भी नेल कटर या सीजर से नेल काट रहे हैं जिसकी वजह से चोट लग जाए,
क्योंकि नॉर्मली जो एक नॉर्मल इंसान का वुंड होता है वो 2 से 3 दिन में भर जाता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसको भरने में 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, जब तक कि इन्फेक्शन इनके पूरा फैल जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा अच्छी क्वालिटी के शूज खरीदें, हमेशा सॉक्स पहने, वेल फिटेड शूज लें, बहुत लूज भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइट होंगे तो ब्लड सप्लाई रोक देंगे। हमेशा अच्छे इंसोल वाले शूज ही पहनना है। टाइम टू टाइम आप अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करें, और अगर आपको कुछ भी पैरों में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है तो टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन डाउट जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और अगर मुझे हो गया तो मैं कैसे पता लगाऊं और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मरीज इंसुलिन ले रहा होता है तो देयर आर चांसेस कि कई बार आपके ब्लड में एकदम से जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाए, और ये सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट्स में ही नहीं होता, ये वैसे भी बहुत कॉमन है कि हम में से किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा? आपकी हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाएगी, आपको बहुत तेज की पसीना आएगा, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, सर में दर्द हो रहा होगा, धुंधला दिखेगा, हेडेक होता है, भूख लग रही होगी। तो ये सब सिम्टम्स हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया के होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास में ग्लूकोमीटर है तो आप चेक करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी हाई शुगर कंटेंट वाली जो कैंडीज होती हैं, कोई टॉफी हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, जूस हो सकता है, हमेशा अपने पास ऐसा सामान रखें। इसको जल्दी से कंज्यूम करें, क्योंकि इसको खाने से क्या होगा, एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं ऐसे मरीजों को आप ग्लूकोन डी अपने साथ रखें। अगर आपके पास ग्लूकोन डी है तो आप कम से कम 15 से 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोन डी ले सकते हैं, मतलब कि 2 से 3 चम्मच, और उसको खाने के बाद आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और उसके बाद 15 मिनट बाद अपना आरबीएस दोबारा से चेक करें। अगर इतना सब करने पे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि स्टिल मुझे परेशानी है, तो अवश्य डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि आपको डॉक्टर को बताना टाइमली बहुत जरूरी है। तो आई होप कि जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं ऐसे वीडियोस, और अगर आपके कोई भी डाउट्स है या कोई भी आपके सजेशंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। थैंक यू सो मच।